हेलो एवरीवन। ये जो है अनुज क्लासेस है। अनुज क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुज क्लासेस में हम अभी बायोलॉजी के 11th और 12th का पूरा चैप्टर्स शुरू से लेके लास्ट तक, शुरुआत से फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक का चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो सेव किया जाएगा बनाकर, और इसे जो विद्यार्थीगण चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब पे आके इस वीडियो को देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये है यूट्यूब वीडियोस के लिए, और जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 1, जो पहला 11th का चैप्टर है। वह इकाई 1 जीव जगत में विविधता। इसको इंग्लिश में कहेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। ठीक है। तो ये जो जीव जगत में विविधता चैप्टर है, इस चैप्टर पे अभी हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ है इस चैप्टर में, कितनी चीज़ें हैं, कैसी कैसी विवेचनाएं करेंगे, कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना थीसिस दिया, और इस चैप्टर को एक बार थ्रोली रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला चैप्टर, जीव जगत में विविधता। और ये वीडियो जो है, वोकल जो है, जो आवाज़ें आ रही है उसके थ्रू इसे रिपीट करके बार बार आप देख सकते हो। और ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, पहला चैप्टर है, इसको देखते हैं। समझ कर हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से यही होगा कि आपकी थ्रोली सुनने से आपको थ्रोली रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जय श्री गणेश। चलिए शुरू करते हैं। जीव जगत में विविधता। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन संरचना एवं जैव प्रकरणों का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। जीव विज्ञान सभी तरह के जीव जगत की रचना एवं जैव प्रकरणों का विज्ञान है। जीव विज्ञान जीवित प्राणी जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे जीवित प्राणियों के जीवन दर्शन को समझते हैं, जीवित प्राणी जो कि जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है, श्वसन हो रहा है, फिर हृदय की गतियाँ हैं, फिर शरीर में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है उनके जीवन, उनके शरीर में, इसी को पढ़ते हैं। जीव जगत कौतूहल व जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव पदार्थों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थों के बीच अंतर कर सकता था आसानी पूर्वक। उसी तरह आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों से भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में जिन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई, वो उसके द्वारा भय या दूर भाग के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मनोबोध जो जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वो जैव विज्ञान ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। ठीक है। तो हम समझे कि जीव विज्ञान कैसे आदि मानव के समय से चला आ रहा है, और शरीर का ज्ञान है, मानव शरीर का ज्ञान है। उसके बाद जितने जीव हैं उन सब का ज्ञान है, कौन से जीव में कौन से तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं, जीव में आखिर क्या परिवर्तन आ रहा है, और वो कैसे उत्सर्जन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, और अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन सब की जानकारी हम लेते हैं जीव विविधता में। जीव स्वरूप में वर्गीकीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रकटीकरण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदार को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संभव, और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्णन किया गया है, कैसे वर्गीकरण किया गया है प्राणियों का। यहाँ पर जो वैज्ञानिक का नाम आता है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में केप्टन, जर्मनी में हुआ था।
आप जो हैं वो हार्वर्ड के विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता था। अर्नेस्ट मेयर जी को 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता था। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में लेजेंडर अगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटिस की पदवी को लेकर अवकाश प्रदान किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में अपना पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता से उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल में ही स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गी की परिभाषा को अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिसमें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संख्या दी गई। 1983 में बाल जॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में फ्राफ्रूट प्राइज। मेयर ने 100 वर्षों की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हो गए। 100 वर्षों की आयु में 2004 में वो स्वर्गवासी हो गए। धन्यवाद अर्नेस्ट मेयर जी। 1904 से 2004 तक आपने सेवा दिया, बहुत अच्छे। अब हम आते हैं जीव जगत में। पहला प्रश्न है कि जीव क्या है। अच्छा प्रश्न है, जीव क्या है। उसके बाद प्रश्न है जीव जगत में विविधता से आप क्या समझते हैं। वर्गीकृत संवर्ग क्या होता है, वर्गीकीय सहायता का साधन क्या होता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जीव क्या है। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वो ठंडे पर्वत पाती, वन, महासागर, अरण्य, मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों के जिसमें जीव रहते हैं, वो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, व घाटियों के खिलते फूल तथा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चित्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा वहाँ के कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न के 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है और जीव तथा निर्जीव क्या है, और इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के स्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और इनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं और कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इसी सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार में समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगमीय अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में वृद्धि कुछ समय आयु तक होती है, कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। सभी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिका की संख्या गिन सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत गोलाश्म तथा रेत के टीलों में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थ को एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों में एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उसका विवेचना करने
ही हमें यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। ठीक है। वृद्धि का सही रूप क्या है? आप वृद्धि से क्या समझते हैं? वृद्धि आपको कैसे हो रहा है? आप में आंतरिक वृद्धि हो रही है, आपके समूह में इजाफा हो रहा है, आपके स्तर में इजाफा हो रहा है, तो वो वृद्धि कहलाती है। जैसे आपकी हाइट कुछ बढ़ गया तो वो वृद्धि कहलाया। वैसे ही जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी वृद्धि होती है। जैसे छोटे थे तो फिर समय के साथ वो बड़े हो गए। पत्थरों का, टीलों का बनना या फिर पहाड़ों का बनना भी सतत प्रक्रिया है। जैसे पहाड़ों का हाइट बढ़ता रहता है, तो वृद्धि एक तरह की सतत प्रक्रिया है। और हम कह सकते हैं कि निर्जीवों में और सजीवों में वृद्धि सिर्फ एक उदाहरण नहीं है जिससे कि हम समझेंगे कि किसकी कैसी व्यवस्था है, किसी कैसी परिस्थिति है। तो वृद्धि को समझने के लिए हमें